हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। की खबर? कल इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। कल सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तुम लोग भी। क्या होगा क्या होगा, किसको कितनी सीट आएगी, कहाँ से कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी सेंटर में। अब देखो वो काम हो गया है। अब उसमें ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं बनने की ज़रूरत है ना। पंडित नहीं बनना है, पॉलिटिकल पंडित। क्योंकि सरकार किसी भी की भी बने, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बात कही थी ना, उसको हमेशा याद रखना है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, बट देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ये देश जिंदा रहना चाहिए। और ये देश कैसे जिंदा रहेगा, देश का लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा, जब तक लोग ये बात समझेंगे। क्योंकि इस लोकतंत्र में लोग ही तो हैं जो इस तंत्र को चलाने की असली काबिलियत रखते हैं। तो तुम और मैं ये कह सकता हूं कि इतने दिन तक पढ़ाई करके, सीख कर, तुम इतना तो समझ चुके हो कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होना है, किस तरह से। जो हमारा सबसे होली बुक है, हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, हमारे लिए सबसे होली बुक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस होली बुक का, उस पवित्र बुक को फॉलो करते हुए किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, किस तरह से डेवलपमेंट देश का चलाना है कि सब लोग, हर धर्म के लोग, हर कास्ट के लोग, हर रीजन के लोग आपस में मिलकर रहें, डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए कंट्री को आगे बढ़ाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। और तुम जब तक ये बात समझोगे, तब तक किसी भी पार्टी की सरकार रहे, देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है ना। इस चीज को हमेशा याद रखना। इसलिए निश्चिंत रहो। इलेक्शन अब हो चुका है, अब अपने काम पर ध्यान देना है। तुम्हारा भी इलेक्शन अगले साल वेट कर रहा है। और उन लोगों का जो इस साल मेंस देने वाले हैं 27 जुलाई को, उनके लिए तो बड़ा नजदीक है इलेक्शन। लग जाओ उसमें, उस पढ़ाई में लग। मेंस मैराथन प्रोग्राम को हम लोग फिर रिज्यूम करते हैं अपना। अब इस मेंस मैराथन प्रोग्राम में तुम लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल रहे थे कि सर कुछ और सब्जेक्ट का भी आप प्रोग्राम में स्टार्ट कीजिए मेंस मैराथन में। आर्ट एंड कल्चर तो हमने डिस्कस करा था, और इसलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल सही है, मैं हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर तो डिस्कस करूंगा ही। उसमें तुमको इतना सिखाया है कि तुम अब काबिल बन चुके हो उन सब्जेक्ट्स को समझने का, और वो मुझे सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब मैं तुम्हारे लिए दूसरा सब्जेक्ट भी लेकर आ रहा हूं। आज से हम लोग मेंस मैराथन में स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंट को। क्लास में भी मैं तुमको पढ़ाऊंगा ये एनवायरमेंट, यहां पर भी मेंस मैराथन में भी डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, बोथ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। और ये बात तुमको समझाने की तो जरूरत है नहीं, तुम तो खुद ही क्वेश्चंस देख रहे हो, राइट। वीक सेक्शन रह जाता है ये एस्पिरेंट का, लेकिन इस वीक सेक्शन को ना स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्पेशली जो लोग अगले साल एग्जाम दे रहे हैं, उनको तो और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तुम अगले साल जब प्रीलिम्स देने जाओ और मेंस देने जाओ ना, तो कोई सेक्शन वीक रख के नहीं जाना, फिर क्या फायदा होगा इस साल और अगले साल के एग्जामिनेशन में। इसलिए उन हर वीक सेक्शन में जहां तुम्हारी थोड़ी कमजोरी रह गई थी, थोड़ा फ्लॉ रह गया, तो वो सही करना है। इसलिए आज से एक और सब्जेक्ट में इंक्लूड कर रहा हूं इसमें, मेंस मैराथन में। आज मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेंस मैराथन प्रोग्राम का नाम है। जब प्रीलिम्स आएगा तो उसमें एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, बाकी के प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। इसलिए टेंशन नहीं लो, सारा सब्जेक्ट कवर होगा, ठीक है। फिर दूसरा एक और क्या था तुम्हारा, तुम लोगों का डिमांड कि सर मेंस मैराथन के जो क्वेश्चंस आप डिस्कस करवा रहे हैं, क्या हम उसका आंसर लिखकर इवेलुएट करवा सकते हैं आपसे? बिल्कुल करवा सकते हो। चलो तुम्हारे लिए वो भी स्टार्ट किया, इवेल्युएशन का प्रोग्राम, ठीक है। इवेल्युएशन किस चीज के लिए? फॉर क्वेश्चंस ऑफ मेंस मैराथन प्रोग्राम। मेंस मैराथन में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनका इवेल्युएशन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। कैसे करवाना है, प्रोसेस क्या होगा इवेल्युएशन का? व्हाट वुड बी द प्रोसेस? तो प्रोसेस एकदम सिंपल है, आंसर लिखिए, राइट योर आंसर, convert it into PDF and then email। एकदम सिंपल सा प्रोसेस। ईमेल किस पे करेंगे सर हम? तो ईमेल करेंगे हम, किस चीज पे ईमेल करेंगे? हम ईमेल करेंगे इस ईमेल आईडी पे, याद से देख लो, स्मार्ट IAS इवेल्युएशन @gmail.com।
gmail.com। ये रहा आपका ईमेल आईडी जिस पे आपको ईमेल करना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल आईडी डाल दूंगा, है ना, यहाँ पर भी आप देख लो, एकदम सिंपल है, smartias@gmail.com। इवेल्युएशन करवाने के लिए आपको बस क्या करना है कि जब भी आप आंसर भेजें इवेल्युएशन के लिए, तो क्या करेंगे हम, ऑल्सो मेंशन योर नेम, और कोई रोल नंबर तो अभी आपके पास नहीं है, तो एक यूनिक आईडी हम किसको बना लेंगे, यूनिक आईडी हम बना लेंगे मोबाइल नंबर को। इसलिए ऐसा करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट किया जा सके, वैसे स्टूडेंट जो कि जेन्युइन कैंडिडेट हैं, और कुछ लोग स्पैमिंग का भी काम कर रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ, उन लोगों को अलग करना है, और जो जेन्युइन मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीखना है उनको डिफरेंशिएट किया जा सके। तो ये दोनों चीज मेंशन कर देना। कोई रोल नंबर अभी नहीं है, अगर जब रोल नंबर होगा तो फिर रोल नंबर मेंशन करना। जो लोग इस बार मेंस दे रहे हो वो अपना मेंस का रोल नंबर मेंशन कर देना, तुमको मोबाइल नंबर डालने की जरूरत है नहीं। और जो लोग मेंस नहीं लिख रहे हैं वो अपना नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, नेम और मोबाइल नंबर, या फिर नेम या मेंस का रोल नंबर ये डालना है। यही सिंपल सा प्रोसेस है इवेलुएट करवाने के लिए। अब आगे चलते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम क्या एनवायरनमेंट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मैंने बोला, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अभी इस क्वेश्चन पे आने से पहले देखो, सिलेबस तुम्हारे पास है यूपीएससी एपीएससी के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए भी, बाकी पीसीएस के लिए भी सिलेबस। और फिर देखो कि क्या उस सिलेबस से रिलेटेड चीजें न्यूज में थी, करंट में थी, इन दोनों को मिलाओ, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने की कोशिश करो। एग्जामिनर ने तुमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, वो सिलेबस के टॉपिक उनको ध्यान में रहते ही हैं, और वो ना रेगुलर इवेंट की चीजों को भी अपने दिमाग में रखते हैं, दोनों को मिलाते हैं और एक क्वेश्चन तुमसे प्रीलिम्स मेंस में या इंटरव्यू में पूछते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। आज का क्वेश्चन भी वैसे ही मैंने चूज किया है, पढ़ो एक बार। इससे तुम्हारा यूपीएससी का एपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस टॉपिक पर आए हैं, और जो न्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके लिए कवर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन किसके ऊपर है, क्वेश्चन है EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड विथ द इंटेंशन ऑफ डेवलपमेंट but make an impact on the environment. Discuss the role of environmental impact assessment in mitigating such impact. ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले एक सिंपल बात मैं तुमसे पूछता हूं कि क्यों जरूरी है EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। जरूरी है इंपैक्ट असेसमेंट करना क्या? तो बिल्कुल जरूरी है। कैसे जरूरी है? हम अपने घर में गाइस एक कमरा नया बनाते हैं, एक फ्लोर ऊपर नई बनवाने की बात करते हैं, एक नई गाड़ी लेने की बात करते हैं, एक नया फोन लेने की बात करते हैं, तो हम उसका असेसमेंट करते हैं ना कि अरे एक नई कार लेने वाले हैं, इससे हमारे ऊपर क्या फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला है या हम मैनेज कर लेंगे। एक फ्लोर घर के ऊपर ऐड करवाने वाले हैं, क्या हमारे पिलर्स मजबूत हैं कि एक और पिलर बियर कर ले, उसका जितना भी वेट आएगा वो बियर कर ले। ये असेसमेंट करते हैं ना। अब मान लो घर के पिलर्स वीक हैं और हमने उसके ऊपर 2 और फ्लोर ऐड कर दिया, तो क्या होगा? वो पिलर वीक रहेगा, किसी रोज घर गिर जाएगा, नुकसान होगा। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमें BMW खरीदने के लिए अलाउ नहीं कर रही, हमें मारुति टाटा के ही कोई कार खरीदने के लिए अलाउ कर रही है, तो वो असेसमेंट करके हम काम करेंगे ना। सेम वही चीज यहाँ पर, गवर्नमेंट जब भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो ये चीज देखा गया लास्ट फ्यू डिकेड से कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स तो अच्छे इंटेंशन से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे डैम्स की बात करते हैं, बांध बनाने का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला था कि जो डैम्स होते हैं ना, दे आर द न्यू टेम्पल्स फॉर दिस न्यू इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद फॉर्म होने वाला है। ये टेम्पल्स है न्यू इंडिया के। क्यों? क्योंकि भाई हमें इरिगेशन की जरूरत थी, हमें फ्लड को कंट्रोल करना था, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनानी थी, बहुत जरूरी था। दामोदर जो रिवर है, वो रिवर बंगाल का शोरो माना जाता था। वहां पे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बना के हमने बंगाल के शोरों को अंत करके, शोक को अंत करके खुशी ला दी लोगों की जिंदगी में, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, राइट। वैसा ही कुछ प्लान बिहार में जरूरत है, बाकी जगह पे जरूरत है, आसाम में जरूरत है कि जिन रिवर्स की वजह से फ्लड आता है, क्या हम उसको टैप कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो,
चाहे बुलेट ट्रेन बनाने की बात हो, आजकल तो काफी बड़ी बात होती है बुलेट ट्रेन बनाने की, मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, हाईवेज बनाने का, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का, इन सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि अच्छे इंटेंशन के साथ ही स्टार्ट किए जाते हैं, है ना। कभी गवर्नमेंट का इंटेंशन बुरा नहीं होता है गाइस, किसी भी पार्टी की हो, है ना, वही मैंने बोला, कभी इंटेंशन बुरा नहीं होता है कि ये प्रोजेक्ट लगा के हम इतने लोगों को डुबा के मार देंगे, या हम एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करेंगे, रास्ते में जो नेशनल पार्क या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ रहा है वहां के जानवरों को डुबा देंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट के पीछे इंटेंशन तो डेवलपमेंट का ही रहता है, बट जरूरत कहां पर होती है, असेसमेंट की। तो वही इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हम असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट के प्रोसेस हैं अभी मैं तुमको समझाऊंगा, और असेसमेंट करके फिर देखेंगे कि क्या ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नेचर का है, क्या इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को ना सिर्फ ह्यूमन बल्कि एनिमल्स और बाकी बायोडायवर्सिटी नेचर के जितने एलिमेंट हैं उन सब पे कोई एडवर्स इंपैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है, और अगर पड़ने वाला है तो फिर उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। जैसे अपने घर पे एक और फ्लोर बनाने के लिए हम पहले असेसमेंट करते हैं कि भाई पिलर कितना मजबूत है, तो पिलर देख के मालूम पड़ा कि नहीं इस पिलर में ना थोड़े और काम की जरूरत है, तो पहले हम पिलर को मजबूत बनाते हैं, फिर उसके ऊपर एक फ्लोर बनाते हैं। फिर हमने देखा कि इस मजबूत बनाने के बाद पिलर पे एक फ्लोर ही बन सकता है, तो हम एक ही फ्लोर बनाएंगे, 3 फ्लोर और नहीं बना देंगे। यही ध्यान में रखना है, यही चीज यहां कर रहे हैं। तो पर्पस अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये रहा पर्पस। चलिए क्वेश्चन भी आपसे वही पूछ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक अच्छे इंटेंशन के साथ, डेवलपमेंट के इंटेंशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब आप बताइए कि कैसे इसके बट मेक एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, बट उसका ना इंपैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे। तो इस पर्सपेक्टिव में तुम डिस्कस करो किसका रोल, ईआईए का रोल, कि ईआईए क्या रोल प्ले करेगा, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वैसे इंपैक्ट को मिटिगेट करने में। ठीक है, क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, अप्रोच होगा तुम ईआईए के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करोगे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के। ध्यान से इस सेशन को अटेंड करो, तुम्हारा एनवायरमेंट का ये टॉपिक आज मैं क्लियर करवा दूंगा। तो और मैंने ये बोल्ड इसलिए किया है, तुमको बताया है पहले मैंने, बोल्ड करने का मतलब ये है कि तुम इस कीवर्ड्स को ध्यान दो, जब मेंस के आंसर्स लिखो तो अंडरलाइन करो, प्रीलिम्स के लिए ध्यान दो कि ये कीवर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, अभी पढ़ना नहीं है, अभी समझना है। पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट तो तुम्हारे साथ मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है कि भैया एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कोई बहुत बड़ी बात, बहुत नई बात नहीं है, ये सिंपल एक प्रोसेस है। क्यों है ये प्रोसेस, तो ये प्रोसेस डिजाइन किया गया है, किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है, अभी बता रहे हैं किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये प्रोसेस डिजाइन किया गया है टू एनालाइज एंड टू कॉम्प्रिहेंड द पॉसिबल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, कि अगर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स अहमदाबाद से चल रही हैं, अगर मेट्रो प्रोजेक्ट मुंबई के आरे फॉरेस्ट से पास कर रहा है, याद करो आरे फॉरेस्ट वाला, यहां मैंने एग्जांपल में भी मेंशन किया है, ध्यान रखना है। अगर मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट्स आरे फॉरेस्ट रीजन से पास कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वी विल एनालाइज द प्रोजेक्ट एंड देन वी विल ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड, वी विल ट्राई टू फॉर्म अ पिक्चर कि उसका क्या पॉसिबल एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ सकता है। इसी पर्पस के लिए हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं। ठीक है जी, अब उस एनवायरमेंटल असेसमेंट प्रोस्पेक्ट से होगा क्या, असेसमेंट से क्या होगा, we will evaluate and predict how these projects might affect, हम इवेलुएट करेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से अफेक्ट डाल सकते हैं। और जब ये हमने इवेलुएट कर लिया तो हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, मतलब चाहे वो डिसीजन मेकर गवर्नमेंट एजेंसीज हो, चाहे वो डिसीजन मेकर्स लेजिस्लेचर हो जो उन प्रोजेक्ट्स को पास करते हैं, या वो डिसीजन मेकर कोई प्राइवेट एजेंसी हो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उन डिसीजन मेकर्स को अब इतनी एबिलिटी तो उनके अंदर आ जाएगी कि वो अगर कोई एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है तो उस एडवर्स इंपैक्ट को मिटिगेट कर सके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि अब सिर्फ बुक में कहने की बात नहीं है, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट चीज के ऊपर काम कर सके। कि मेट्रो प्रोजेक्ट भी चलेगा, बुलेट ट्रेन भी चलेगा, हम उनको मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन हम असेसमेंट कर लेंगे, इवेलुएट कर लेंगे, प्रिडिक्ट कर लेंगे, और फिर डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार हो जाएंगे कि हम अगर कोई एडवर्स इंपैक्ट है तो मिटिगेट कर लें, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंटिन्यू करें। राइट, इतना इंट्रोडक्शन एनफ है, मोर देन एनफ है, इतना इंट्रोडक्शन ध्यान रखिए, इसको रटना नहीं है, जैसे समझाया मैंने वो याद रखना है ताकि अपने वर्ड्स में लिख सकूं फिर आगे।
ओके, अब मैंने थोड़ा आगे फिर ये समझाया तुम्हारे समझने के लिए। क्या मैंने बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो भैया डैम का कंस्ट्रक्शन, हाईवे का कंस्ट्रक्शन, बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन, मेट्रो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन, कोई नई इंडस्ट्री लगाना, राइट। ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होंगे, इन प्रोजेक्ट से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो मैंने एक बार वो भी बता दिया कि मुझे पता है क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्या इंपैक्ट पड़ता है? डिफोरेस्टेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये हो गए इंपैक्ट्स। डिफोरेस्टेशन होगा, सपोज क्या करना है कि असम का हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अपर असम या लोअर असम के किसी रीजन में, या गुवाहाटी में तो अब उतने ज्यादा ट्रीज बचे नहीं है, फिर भी सपोज गुवाहाटी में जो थोड़ा सा हिल वाला पार्ट बचा हुआ है, वहां पे जो ट्रीज हैं, अब एक नया प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ कि उन हिल्स पे हम रिजॉर्ट बनाएंगे, बढ़िया एडवेंचर स्पोर्ट्स चलाने के लिए, रेस्टोरेंट बनाने के लिए। तो देखने से तो ये लग रहा है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। लेकिन जब इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे तो मालूम क्या पड़ेगा कि उन ट्रीज को कट करना पड़ रहा है। तो फिर तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, ऑलरेडी गर्मी से हालत खराब होती है, अभी एसी में भी पसीने निकल रहे हैं, राइट। तो हमको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करें, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो फिर लैंडस्लाइड भी हो गया, उससे कनेक्टेड सॉइल इरोजन होगा। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाना अच्छी बात है, डैम का कंस्ट्रक्शन करना अच्छी बात है, बट ये भी ध्यान रखना है कि जो एरियाज हैं, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया हो, चाहे वो विलेज एरिया हो, जो सबमर्ज नहीं हो जाए वाटर में डैम की वजह से, ये सब चीज पे ध्यान रखना है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं है। इंडस्ट्रीज लगानी है, लेकिन इंडस्ट्री लगाने से एयर वाटर लैंड पॉल्यूशन जो है वो नहीं हो, ये पॉल्यूशन वाली चीज पे भी ध्यान रखना है। ये सारी चीजें एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है, जो कि मैंने अपने आंसर में बता दिया। तो एग्जामिनर को ये भी मालूम पड़ गया कि अच्छा, इस कैंडिडेट को एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का पर्पस पता है, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लॉसेस या ऐसे थ्रेट हो सकता है एनवायरमेंट को, ये भी ये स्टूडेंट जानता है। यही चीज चाहिए था, ठीक है। अब आगे पहुंचते हैं। यहाँ मैंने वो आर्य फॉरेस्ट वाला एक एग्जांपल तुम्हारे लिए लिख दिया है कि देखो, आर्य फॉरेस्ट मुंबई एकदम रिसेंट था, हालांकि कुछ टाइम पहले हुआ था, बट अभी भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और बढ़िया एग्जाम्पल है ये, राइट। ऐसे एग्जाम्पल्स तुम ढूंढो आसपास भी, अलग अलग रीजन्स में, चाहे वो रिसेंट पास्ट का हो या थोड़ा पुराना हो। अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं तुम्हें एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की हिस्ट्री समझा देता हूँ। हिस्ट्री समझाने का मतलब कि क्यों EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जरूरी हुआ। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की शुरुआत कैसे होती है? मिड 20th सेंचुरी में, 1950s 1960s के टाइम में। बिगनिंग इसकी हम लोग ड्रॉ करते हैं यूएसए से। तो मिड 20th सेंचुरी में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था ना, तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद फिर अब लोगों के पास टाइम था, लड़ाई झगड़ा खत्म कर लिया, दो एटम बॉम्ब गिरा दिए। अब उसके बाद हाथ भी धोने थे ना यूएसए को, अपना तो डेवलपमेंट करना था, जापान को तो बर्बाद किया था। और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अब सब देशों के पास ये था कि यार लड़ बहुत लिए, इतना एडवर्स इंपैक्ट हुआ, अब थोड़ा एनवायरमेंट का भी सोचें। तो बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं, बताऊंगा मैं आगे आगे क्लास में, राइट। तो एक प्रोजेक्ट चल रहा था, टेनेसी वैली अथॉरिटी डैम प्रोजेक्ट, यूएसए में। अब इस प्रोजेक्ट से ही कहा जाता है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की शुरुआत होती है। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से पहली बार यूएसए में ही, यहां पर ही गवर्नमेंट क्या देखती है कि एक डैम प्रोजेक्ट, हम टेनेसी वैली नाम का डैम प्रोजेक्ट तो बना रहे हैं, बट इसके वजह से जो विलेज के लोग हैं उनको वहां से रिप्लेस किया जा रहा है, जो फॉरेस्ट रीजन है वो सबमर्ज हो जा रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखकर तभी नीड क्या महसूस हुई, तभी नीड महसूस हुई कि हमको एक एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाना है, और उसके लिए यूएसए की गवर्नमेंट ने नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी NEPA बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये स्टार्ट होता है। ये टाइम देख लीजिए, 1960s का टाइम, 1950s 1960s का टाइम। तो यहां से यूएसए से इस तरह से एक एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट बनाना, जिसका पर्पस ये था कि ऐसे जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं यूएसए में, उसका असेसमेंट किया जाएगा, कि असेसमेंट करके देखा जाएगा कि डेवलपमेंट तो जरूरी है, यूएसए को डेवलप तो बनाना है, लेकिन विदाउट हार्मिंग द बायोडाइवर्सिटी, द नेचर, द पीपल, द एनिमल्स हु आर एसोसिएटेड टू इट। ये चीज ध्यान में रखकर फिर उसके बाद हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, स्टॉकहोम 1972 की बात करते हैं, और इस तरह के बाकी कन्वेंशंस भी, जिन कन्वेंशन से धीरे धीरे वर्ल्ड के जो लीडिंग नेशंस थे, इन वर्ल्ड के लीडिंग नेशंस को रियलाइज होने लगा
कि अगर एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो जो डेवलपमेंट अभी फास्ट रेट से चल रहा है उन नेशंस में, वो आगे जाकर फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट करेगा। और इसलिए डिफरेंट कन्वेंशंस में, चाहे वो यूएनएफसीसी का हो, यूएनसीसीडी का हो, डिफरेंट कन्वेंशंस में एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट, किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ना है, उसके असेसमेंट की बातें स्टार्ट हो गई। अब हम इंडियन भी उसमें कहां पीछे रहने वाले थे, तो इंडिया ने भी अपना पार्टिसिपेशन दिखा दिया। थोड़ा लेट दिखाया, ऑब्वियसली 1950-60s में तो हम चाइना और पाकिस्तान से वॉर में उलझे हुए थे, हम थोड़ा लेट दिखाते इस टाइम में। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन इशू किया 1994 में, एज पर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या फर्स्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन इशू किया, जो कि लेसन्स ले रहे थे इस एक्ट से, बाकी यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस से, कि आगे से 1994 ऑनवर्ड्स जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे, उन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले इस नोटिफिकेशन में जो गाइडलाइंस हैं, कि ये गाइडलाइन है, अभी देखेंगे हम लोग क्या कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है, इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जाएं। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 1994 में फर्स्ट नोटिफिकेशन इशू किया गया एज पर दिस एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिससे कि पहली बार गाइडलाइंस क्लियर कर दिए गए कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल चलाना है, वो इंडिया की भी नीड है, लेकिन बिना एनवायरमेंट को, बिना नेचर को, बिना डायवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। ओके, चलो नाउ अब ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता कैसे है, क्या उसका प्रोसेस है, तो एक देखो, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करा है। क्या प्रोसेस है EIA करने का, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करने का, तो कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या है, स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग का स्टेप, स्क्रीनिंग करना एंड स्कोपिंग करना। अब क्यों स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग रिक्वायर्ड है, आ जाओ यहां देखो, समझा रहा हूं मैं। स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग है ना, फर्स्ट स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ EIA। ये वही बात है, जैसा मैंने बोला कि घर का एक फ्लोर बनाना है, तो घर का फ्लोर बनाने के पहले ही हम स्कोपिंग कर लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं उस घर का, जहां पर वो एक फ्लोर ऐड करना है, जिस बिल्डिंग में करना है, कि क्या ये सुटेबल होगा। तो अगर कहीं से डैम बनाना है, कहीं से हाईवे पास करना है, तो पहले हम स्क्रीनिंग कर लेंगे उस रीजन का, स्क्रीनिंग करके देख लेंगे कि क्या यहाँ पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस डिटेल में करने की रिक्वायरमेंट है, वो भी जरूरी है, ये भी मालूम करना है। अब जैसे ये जू रोड में है, जहां से मैं तुम्हारे लिए क्लास ले रहा हूँ, तो जू रोड में जो फ्लाईओवर बना, अब इसके लिए तो EIA असेसमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पे EIA असेसमेंट करना नहीं है, तो स्क्रीनिंग के प्रोसेस में ही देख लिया गया कि भाई यहाँ पे EIA का ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो किसी फॉरेस्ट रीजन को हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ना सॉइल इरोजन होने वाला है, यहाँ पे बनना जरूरी है, बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मिटिगेशन के लिए भी हमको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, ना ही हमको कहीं अपने प्रोजेक्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा, वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये पहला स्टेज कर लिया जाएगा। अब वही मान लो ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, या फिर ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के हिली रीजन में, तो वहां पे स्क्रीनिंग के टाइम में देखा जाएगा कि अरे यहाँ तो स्कोप है EIA का, यहाँ पे अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं और अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अच्छे से नहीं करते हैं तो लैंडस्लाइड होगा। तो वो रीजन बाय रीजन वेरी करेगा, इस फर्स्ट स्टेज में वही से चेक कर लेंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट हमें है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की, नहीं है तो अच्छी बात है तो किस स्केल तक है, वही इस इमेज में आपको समझाया गया है। फिर स्टेटमेंट स्टेज 2 पर आइए, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क का असेसमेंट करना। अब एनवायरमेंटल रिस्क का असेसमेंट करना, ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 में हमने स्क्रीनिंग कर ली थी, स्क्रीनिंग कर लिया था, और स्क्रीनिंग करके मान लो हमको मालूम पड़ा, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, चलो मेट्रो प्रोजेक्ट इन
काजीरंगा फॉरेस्ट रीजन। तो जब स्क्रीनिंग किया तो देखा गया क्या कि यार अब काजीरंगा फॉरेस्ट रीजन में टाइगर और राइनो तो नहीं यूज करेंगे मेट्रो प्रोजेक्ट। जो लोग काजीरंगा फॉरेस्ट रीजन में रह रहे हैं क्या उनको मेट्रो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट सच में है, या फिर ट्रेन नेटवर्क जो पहले से है उसको ही बेटर बना के काम किया जा सकता है, या जो रोड नेटवर्क पहले से है क्या उसको ही बेटर बना के काम किया जा सकता है। तो स्क्रीनिंग वाला काम आ गया। अब रिस्क असेसमेंट करेंगे कि अगर मेट्रो प्रोजेक्ट लगा ही रहे हैं तो कितना रिस्क होने वाला है, क्या क्या फैक्टर्स इससे इंपैक्ट होने वाले हैं। और इस चीज के लिए ये रिस्क असेसमेंट करने के लिए डाटा कलेक्शन और इंपैक्ट प्रेडिक्शन करना बहुत जरूरी है। इस तरह से इमेज बनाना है तुमको एग्जामिनेशन में, जैसा मैंने बनाया है ना कि पहले मैंने स्टेप्स यहाँ बताए और उन स्टेप्स के साथ क्या क्या चीज ऐड होंगी अलग अलग पॉइंट पे वो बताने का काम। कि जब मैंने असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क किया तो मैं उसके लिए जो बेसलाइन डाटा है, बेसलाइन डाटा मींस डाटा विच इज रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट इन दैट पर्टिकुलर जोन, वो डाटा मैंने कलेक्ट किया और मैंने इंपैक्ट का प्रिडिक्शन किया कि कितना इंपैक्ट पड़ेगा अगर काजीरंगा में मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो। राइट, अब फिर नेक्स्ट स्टेज पर चले। अभी तक कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एकदम सिंपल स्टेज है। ऐसे याद रखना कि पहले घर का स्क्रीनिंग किया, घर का स्क्रीनिंग करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि अच्छा पिलर थोड़े कमजोर हैं, तो हमने फिर रिस्क एनालिसिस किया कि कितना कमजोर है, एक फ्लोर बनाने पे घर टिका रहेगा कि एक फ्लोर पे ही टूट जाएगा, कि 2 फ्लोर बनाने तक टिक जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मिटिगेशन। अब जब गाइज आपको मालूम पड़ गया है कि नहीं इंपैक्ट तो होना है, अगर हम मेट्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं काजीरंगा वाले रीजन में तो उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, उसका इंपैक्ट पड़ेगा वहां की बायोडायवर्सिटी पे, तो इसको मिटिगेट कैसे किया जाए। मिटिगेट करने के लिए अब फिर यहाँ मिटिगेशन से रिलेटेड डिफरेंट मेजर्स मेंशन्ड होते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब हम थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड इज रिलेटेड टू मिटिगेशन। तुम बोलोगे कि सर ये याद कैसे रखें, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग आपको करना है, फर्स्ट स्टेज जो घर का मैंने एग्जांपल दिया उसको याद रखना। फिर रिस्क असेसमेंट कर लिया, रिस्क असेसमेंट करके तुमको लगा कि रिस्क तो है, कालीन भैया वाले स्टाइल में कि रिस्क तो है, तो रिस्क है, रिस्क तो है। तुम ऐसा नहीं बोलना कि रिस्क है तो इश्क है, वैसा नहीं बनाना है। रिस्क है तो मिटिगेशन है, रिस्क है तो इश्क है नहीं है। तो जब रिस्क है तो उसके मिटिगेशन का मेजर भी तो ढूंढना होगा। मतलब कि अगर ये मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से रिस्क है तो हम मिटिगेशन के लिए क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट तरीके होंगे मिटिगेशन के लिए, कि हम प्रोजेक्ट को उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस करने की जरूरत है रिप्लेस कर सकते हैं, अगर प्रोजेक्ट को थोड़ा डिले करके एंड देन रीस्टार्ट करने की जरूरत है वो कर सकते हैं। मिटिगेशन के जितने मेजर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो वेरी करेगा रीजन वाइज, है ना। एक मिटिगेशन मेजर हर रीजन पे नहीं अप्लाई होता है। सो EIA एक डिटेल्ड प्रोसेस है, वो हर चीज को एनालाइज करना पड़ेगा। कहीं पे जरूरत होगी कि प्रोजेक्ट को अभी थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट कर दिया जाए और जो भी रिक्वायर्ड मेजर्स है पहले वो लिया जाए, फिर प्रोजेक्ट रीस्टार्ट किया जाए। कहीं जरूरत है कि नहीं हॉल्ट करने की जरूरत नहीं है, हम प्रोजेक्ट का जो डायरेक्शन है उसी को चेंज करेंगे, दूसरे तरफ से प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे, प्रोजेक्ट को ही वहां से चेंज कर देंगे, प्रोजेक्ट का जो ग्राउंड है वो वहां नहीं होगा दूसरे तरफ होगा। तो मिटिगेशन के अलग अलग मेजर्स होते हैं। अब यहाँ पे फिर मिटिगेशन और डिसीजन मेकिंग के बीच मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया पब्लिक कंसल्टेशन। ये देखो ध्यान से इसको समझो, ये मिटिगेशन वाला स्टेप है, स्टेज 3, ये हो गया स्टेप 4। तो मिटिगेशन और डिसीजन मेकिंग के बीच में क्या आ गया, पब्लिक कंसल्टेशन। ये वैसा ही कि घर में हमको पहले पिलर मजबूत करना है तब एक ऊपर का फ्लोर बनाएंगे, उसके लिए पहले हमने घर के सारे मेंबर से कंसल्ट किया। कोई रेंट पे रह रहा है तो उनसे कंसल्ट किया कि देखिए पिलर की मरम्मत होगी तो थोड़ा घर में दिक्कत तो होगा, आवाज होगी वगैरह वगैरह। वही चीज यहाँ गवर्नमेंट या बाकी एजेंसीज क्या करेंगी, पब्लिक से कंसल्ट करेंगे। कंसल्ट करेंगे कि देखो भाई मेट्रो प्रोजेक्ट बनाना भी जरूरी है, काजीरंगा के लोगों को भी मेट्रो फैसिलिटी मिले, कभी टाइगर का भी मन करे वो भी मेट्रो से घूमे, है ना, सलमान खान वाला टाइगर नहीं, रियल वाला टाइगर वो। तो पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा, फिर उनको समझाया जाएगा कि इतना रिस्क है,
रिस्क के मिटिगेशन के लिए हम ये डिसीजन लेने वाले हैं एंड वी वांट कि उसमें आपका भी रोल हो, और आपके रोल के अकॉर्डिंग ही हम बेटर डिसीजन मेकिंग प्लान करेंगे, बेटर डिसीजन मेकिंग प्लान करेंगे, बेटर डिसीजन मेकिंग प्लान करेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस आगे चलेगा, जहां जहां पर मेन स्टेक होल्डर के अलावा बाकी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सब यहां पर मैंने अलग से इस फिगर में अटैच करके तुम्हें समझाया। एंड फाइनली अब डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा, जो मिटिगेशन मेजर्स हुए थे उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। एट द एंड मॉनिटरिंग की जाती है। अब बोलोगे कि सर मॉनिटरिंग लास्ट में क्यों किया जा रहा है, पहले तो हमने किया ही था स्क्रीनिंग। इसलिए किया जा रहा है माय डियर कि स्क्रीनिंग तुमने कर लिया, स्क्रीनिंग करके तुमको मालूम पड़ा कि अच्छा कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसमें असेसमेंट की जरूरत ही नहीं है, मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो गया जहां EIA की जरूरत है, तो तुमने उसके स्टेप्स बता दिए। लेकिन क्या वो EIA एक ही बार में खत्म हो जाएगा? नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है। इवन कई बार इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट कंप्लीट, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी होती है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी। तो इसलिए उसका मॉनिटरिंग अलग अलग पैरामीटर्स पे रेगुलरली चलना चाहिए, रेगुलरली चलना चाहिए। ना सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने तक रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बल्कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी। क्लियर है ये प्रोसेस? सबसे पहले स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग करके देख लेना कि क्या स्कोप है वहां पे EIA का, नहीं। स्क्रीनिंग के बाद फिर असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क, रिस्क असेसमेंट करना। असेसमेंट करने के लिए हम बेसलाइन डाटा कलेक्ट करेंगे, मतलब जो बेस डाटा है, जो रॉ डाटा वहां से हमें मिलना है, जो भी हमारे पास केस स्टडीज वगैरह प्रेजेंट है उन सब से डाटा कलेक्ट करके इंपैक्ट प्रिडिक्शन करेंगे। देन वी विल कम टू द मिटिगेशन प्रैक्टिसेस। रिस्क है तो इश्क है, नहीं रिस्क है तो मिटिगेशन है पर आएंगे। मिटिगेशन में हम लोग मिटिगेशन मेजर्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए हम पब्लिक को भी उसमें इंक्लूड करेंगे, सारे स्टेक होल्डर्स, सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी नहीं, पब्लिक भी। तो पब्लिक प्रोटेस्ट भी नहीं करेगी और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ खुश भी रहेगी, यही हमारा पर्पस रहता है। एंड फाइनली मॉनिटरिंग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ओके, चलो अभी क्लियर है? इसको एक बार फिर से वापस से देखना, रेगुलर इंटरवल पे देखना, क्लासेस में भी फिर से जब मैं EIA करवाऊंगा तो भी ध्यान रखना, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पूरी तरह से तुम्हारे दिमाग में सेट रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं, ये चीज याद रखो। PYQ पलट कर देखो, वहां पर भी मिलेगा, न्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे तुमको आगे फिर। अब हम फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वही जो स्टेप मैंने तुम्हें ऊपर समझाया है वही यहाँ क्वेश्चन के आंसर में लिखना है गाइज। तो मैंने बोला कि भैया इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज नेसेसरी इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, जिसका ये मैनर होता है इन द फॉलोइंग मैनर। कौन से मैनर में? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इंपैक्ट, ऊपर से कॉपी भी नहीं करेंगे कि वो जो स्टेप्स लिखा था उसी को कॉपी करके लिख लिया, नए पॉइंट्स बनाएंगे, सीखेंगे धीरे धीरे बनाना। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इंपैक्ट, यही स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस, वहीं पे तो आइडेंटिफाई कर रहे थे बेसलाइन डाटा कलेक्ट करके, वैसे ही यहां पर हमने बनाया। तो आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल इंपैक्ट, हम ये पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या पोटेंशियल इंपैक्ट है। क्या वो पोटेंशियल इंपैक्ट बायोडायवर्सिटी पर है, क्या वो पोटेंशियल इंपैक्ट किसी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर भी है। देखो एक नया पॉइंट मैंने यहाँ तुम्हारे लिए ऐड किया है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। बायोडायवर्सिटी, लैंड यूज, ये तो सब लोग समझाते ही हैं, तुमको एक नया चीज मैं सिखा रहा हूँ, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, कि क्या कोई पर्टिकुलर ट्राइबल पॉपुलेशन इससे अफेक्ट होने वाली है, क्या किसी पर्टिकुलर ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस किया जाएगा। तो सोशल एंगल भी चेक किया जा रहा है सॉरी, सोशल एंगल भी चेक किया जा रहा है। ये हमारा पहला स्टेप होगा, इस तरह से आपको समझाना है, अंडरलाइन करनी है ऐसी चीजों को। दूसरा फिर क्या, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अब पहले वहां तुमको मैंने बताया कि जब पहला प्रोसेस स्क्रीनिंग का हो गया, फिर उसके बाद बेसलाइन डाटा कलेक्ट किया गया, फिर मिटिगेशन मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए पब्लिक को भी इंक्लूड करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी तो रहते ही हैं, सारे स्टेक होल्डर। तो दूसरा स्टेप मैंने बताया कि साहब दूसरा स्टेप होता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का। वो स्टेक होल्डर चाहे गवर्नमेंट एजेंसी हो, कोई NGO हो, वो स्टेक होल्डर कोई लोकल कम्युनिटी हो, मतलब कि ट्राइबल ग्रुप हो,
जो मैंने ऊपर लिखा कि उनके भी तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। उन सारे स्टेक होल्डर को हम एंगेज करेंगे इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वाले प्रोसेस में, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेक होल्डर होगा जो कि हर कोई इम्पैक्ट होने वाला है, गवर्नमेंट भी है क्योंकि उनको डेवलपमेंट करना है, प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, और लोकल कम्युनिटीज हैं जो लोकल कम्युनिटीज उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाले हैं उनके लाइफ पर, एज वेल एज देयर आर फ्यू एनजीओ जो कि कंसर्न रहते हैं इन चीजों को लेकर। इन सारे स्टेक होल्डर को लेकर आएंगे जिससे हमारे प्रोजेक्ट को लेकर एक बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, एक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हेल्प मिलेगा। कोई दिक्कत इस लाइन को समझने में, इन पॉइंट्स को समझने में? बताना मुझे तुम लोग बाद में। आई डोंट थिंक कि कुछ होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जहां पर दिक्कत हो एक बार पॉज करके पीछे जाके फिर से सुनना, फिर भी हो तो मुझे बताना। देन ऑल्टरनेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब फिर मैंने बोला ना कि ऑल्टरनेटिव भी, जहां मैंने तुमको एक मेजर्स बताए थे कि डिसीजन मेकिंग लिया गया मिटिगेशन प्रैक्टिसेस के लिए, क्या कि भाई यहाँ पे मेट्रो नहीं लगाना है, यहाँ पे हाईवे बना के ही काम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव मेजर्स लेना। वही मैंने यहाँ पे 4th नंबर स्टेज पे समझाया कि ऑल्टरनेटिव एनालिसिस भी करेंगे प्रोजेक्ट का। ऑल्टरनेटिव एनालिसिस ऐसे करेंगे कि किस तरह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, किस तरह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को अगर हम कम नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है वहां पे कम करवाना, तो हम कम से कम प्रोजेक्ट को दूसरे जगह शिफ्ट कर देंगे, एक नया सॉल्यूशन ढूंढेंगे। यही है ऑल्टरनेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारा गोल भी फुलफिल हो। हम काजीरंगा के रीजन, हम गुवाहाटी और जोरहाट के लोगों को मेट्रो से कनेक्ट करना चाहते हैं, करेंगे, बट उसके लिए मेथड ऐसा अडॉप्ट करेंगे, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव मेथड अडॉप्ट करेंगे कि काजीरंगा के फॉरेस्ट रीजन से नहीं पास होगा मेट्रो। ऑलरेडी फॉरेस्ट के बीच से ही हमने हाईवे निकाल रखा है, लेकिन कम से कम हम और ज्यादा तो पेनिट्रेट नहीं करेंगे एनिमल्स के लाइफ में, तो हम ऑल्टरनेटिव मेजर्स पे ध्यान देंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। एंड देन इफेक्टिव मिटिगेशन मेजर्स। फिर उसके बाद मिटिगेशन मेजर्स जो हैं उसको हम लोग इफेक्टिव वे में लेंगे। ये कुछ नए पॉइंट्स मैंने तुमको आगे नहीं दिए, ऊपर जो इमेज में लिखा था उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफेक्टिव मिटिगेशन मेजर्स में क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल की टेक्निक है, हैबिटेट रीस्टोरेशन है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का इंप्लीमेंटेशन है। अब हैबिटेट रिस्टोरेशन क्या कि सपोज मेट्रो प्रोजेक्ट का थोड़ा सा पार्ट फॉरेस्ट एरिया में पड़ रहा है, फॉरेस्ट एरिया में पड़ रहा है, इसका मतलब वहां जो राइनो है, वहां पर जो टाइगर है, वहां पर जो बाकी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के लाइफ को, उन एनिमल्स के हैबिटेट को नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे ना, उनका हैबिटेट रिस्टोर कर देंगे, थोड़ा रिप्लेस करके दूसरे प्लेस पे ले जाएंगे, या अगर प्रोजेक्ट के वजह से उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचा है, वहां पे 100 और नया ट्री लगाएंगे, 1000 नया ट्री लगाएंगे कि हैबिटेट फिर से रिस्टोर हो गया। इस चीज पे ध्यान देंगे। ये हमारा हो गया मिटिगेशन का तरीका, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऊपर स्टेप में भी तुमने मॉनिटरिंग ही लिखा था लास्ट में, यहां पर भी तुम लास्ट प्रोसेस मॉनिटरिंग समझा के कंक्लूड कर सकते हो आंसर को। तुमने लास्ट में लिखा कि साहब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है EIA का, मॉनिटरिंग द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड द डीकमीशनिंग फेजेज एज वेल एज आफ्टर इट्स सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। कि जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस है वो भी बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पूरा असेसमेंट कर लिया, मॉनिटरिंग ही करना भूल गए, नहीं ना। तुम भी तो अपनी पढ़ाई करते हो, मॉनिटरिंग करते हो ना। तुम्हारी मॉनिटरिंग कैसी होती है? तुम्हारी मॉनिटरिंग होती है टेस्ट देने से, इसलिए टेस्ट दो। टेस्ट दोगे तभी तो तुम्हारी मॉनिटरिंग होगी कि तुम कितना सीख रहे हो, इसलिए टेस्ट का प्रोसेस कंटिन्यूअस चलना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये मॉनिटरिंग का प्रोसेस कंटिन्यूअस चलना चाहिए। और अब कंक्लूड करने की बारी आई, तो कंक्लूड हमने कर दिया कि साहब, हाँ, कंक्लूड करने से पहले एक और बात तुम्हारे लिए, कंक्लूड करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ चैलेंजेस भी मेंशन कर दिए हैं। चैलेंजेस इसलिए मेंशन करे हैं, हालांकि इस क्वेश्चन के डिमांड में वो चैलेंजेस नहीं आ रहा था, तुम नहीं भी लिखोगे तो भी आंसर कंप्लीट होगा। एक पैराग्राफ चैलेंजेस लिख दोगे अगर 250 वर्ड्स के आंसर में, तो आंसर और ज्यादा बेटर हो जाएगा, 1 मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। तो एक वो रीजन हो गया। दूसरा चैलेंजेस इसलिए भी लिखा है मैंने क्योंकि मैंने तुमको आगे एक क्वेश्चन दिया है जहां पे इन्हीं चैलेंजेस को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। चैलेंजेस कैसा आता है? एक तो सबसे बड़ा चैलेंजेस, अभी इलेक्शन का सीजन कंप्लीट हुआ है ना, तो ये चैलेंज बहुत बड़ा, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। डेवलपमेंट की बात तो सब करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट सस्टेनेबल नेचर का हो, ये तुम सिविल सर्वेंट्स को मालूम है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मालूम है। पॉलिटिशियंस कई बार ये बात भूल जाते हैं, वोट के लिए डेवलपमेंट के वादे तो कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो, सस्टेनेबल नेचर का डेवलपमेंट हो।
तो उनके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं होता है कि वो EIA को अच्छे से इंप्लीमेंट करवा सके। एक ये चीज सही करना है भाई, है ना, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को अगर मान लो किसी क्वेश्चन में चैलेंज ही एक्सप्लेन करना है तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो 2 लाइन। दूसरा चैलेंज क्या है कि इंप्लीमेंटेशन बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज, उनका जो विल होता है वो लिमिटेड नेचर का होता है, लिमिटेड विल पावर। कि पहले पॉलिटिशियंस तो एक तो लिमिटेड विल दिखाते हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या प्राइवेट एजेंसीज हैं उनका भी विल लिमिटेड होता है। मजबूरी में प्राइवेट एजेंसी को EIA करना तो पड़ता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग विल के साथ नहीं कि EIA का सक्सेसफुल फायदा पहुंचे, उसके साथ नहीं, बस काम चलाने के लिए। तो ये एक दूसरा बड़ा चैलेंज हो गया। लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। जनता जनार्दन सिर्फ वोट नहीं देती है आज, जनता जनार्दन अपार्ट फ्रॉम वोटिंग, जनता जनार्दन डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। जैसे उसका बढ़िया एग्जांपल है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स तुम दूसरे सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो कि पब्लिक के पास सिर्फ वोट ही देने का राइट नहीं है, पब्लिक के पास डिसीजन मेकिंग का भी राइट है इसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। क्योंकि EIA बोलता है कि भाई पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन इंश्योर करो EIA के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो पब्लिक ही कई बार ना पार्टिसिपेशन ही नहीं दिखाती है, पॉलिटिकल मोटिव से इन्फ्लुएंस होकर प्रोटेस्ट करने तो चले जाते हैं, लेकिन हमारा पार्टिसिपेशन एक कंस्ट्रक्टिव मैनर का होना चाहिए। हमारे पार्टिसिपेशन से एनवायरनमेंट के इफेक्ट को कम कर सकें या मिटिगेट कर सकें, वो नहीं सोचते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ विथ दिस प्रोसेस। यही सबसे बड़ी वीकनेस है इस प्रोसेस का, एक फ्लॉ बन जाता है कि पब्लिक भी, जिनका एक रोल दिया गया है डिसीजन मेकिंग में कि भाई आप आओ और आपकी बातों को भी सुनकर डिसीजन लिया जाएगा, या एनजीओज का जो रोल है वो अपने रोल को नहीं अच्छे से फुलफिल करते हैं। दीज आर द फ्यू चैलेंजेस, और भी चैलेंजेस यहाँ पर लिखे हैं। तो ये चैलेंजेस मैंने यहाँ पे शॉर्ट में तुम्हारे लिए मेंशन कर दिए हैं। एंड नाउ वी कंक्लूड, अब हमने एक बैलेंस कंक्लूजन लिख के इसको कंक्लूड कर दिया कि भैया EIA हमको हेल्प करता है। किस चीज के लिए हेल्प करता है? कि हम दोनों चीज नहीं भूलें, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो विदाउट compromising the nature, that is keeping in mind the sustainable development, कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रोकता नहीं है, मोटिवेट करता है कि बिल्कुल आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कीजिए, बट बिना कॉम्प्रोमाइज किए। क्या कॉम्प्रोमाइज किए? नेचर को, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिमाग में रखते हुए। यही था हमारा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये रहा क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तुमको बताया मैंने। EIA प्रोसेस क्या होता है वो समझा दिया है मैंने। तो अब मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो, एनालाइज द रोल ऑफ EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट in safeguarding the rights of indigenous people and local communities affected by development projects। अभी मैंने तुमको EIA में किस तरह से एक सोशियो इकोनॉमिक रोल होता है EIA का वो समझाया। इसलिए तुम्हारे लिए क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करके, थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन पूछा है मैंने तुमसे कि तुम EIA का रोल बताओ, कि EIA का रोल क्या है, उसको एनालाइज करो, स्पेशली किनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए? इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज को। द लोकल पीपल हु माइट बी इम्पैक्टेड, द ट्राइबल्स जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, या अदर लोकल पीपल्स, उनको ध्यान में रखकर 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। प्रोसेस आपके पास क्लियर है, आंसर कैसे लिखना है वो क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर है। आंसर्स लिखिए, ट्राई टू राइट आंसर और इसको ईमेल करिए।
फिर से ईमेल आईडी में बता दे रहा हूँ यहाँ, स्मार्ट IAS इवेल्युएशन @gmail.com है ना। कहीं पर भी स्पेस नहीं है, वो स्पेस लिखने के टाइम में बस किया है, स्पेस नहीं होता ईमेल आईडी में, यू नो इट। ठीक है से, तो क्वेश्चन लिखो, दिखाओ। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।